हर्षदा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कुछ ऑटो सेल्स के नंबर्स पे हम कल 1 तारीख को रिएक्ट कर चुके हैं। कुछ स्पिल ओवर्स हैं जो बाजार बंद होने के बाद आते हैं, जिन पे आज सुबह हम रिएक्ट करेंगे। कौन कौन से और कैसे। लार्जली टू व्हीलर स्पेस और ऑफ कोर्स अशोक लेलैंड। शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के साथ करते हैं, जहां पर एक मेजर मिस है। 3.91 लाख यूनिट्स कंपनी ने दरअसल बेची है जुलाई के महीने में। नोमुरा की एक्सपेक्टेशन थी 4.95 लाख यूनिट्स बिकेंगी। उस लिहाज से आप देखेंगे तो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 12% तक की गिरावट देखने को मिल रही है सेल्स में। ये टोटल सेल्स का आंकड़ा है। डोमेस्टिक सेल्स में नियरली 14% तक का प्रेशर देखने को मिला है। और यहां पर आप ध्यान देंगे तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा बनता दिखाई दिया। एक्सपोर्ट सरप्राइजिंगली करीब करीब 35% बढ़े हैं इस कंपनी के। दूसरी तरफ टीवीएस मोटर अनुमान था 3.23 लाख गाड़ियां बेचेंगी, उसके सामने 3.26 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई है। 4% का इजाफा टोटल बिक्री में। यहां पर आप ध्यान दें, टू व्हीलर सेल्स में करीब 4% का बढ़त जरूर नजर आई है। डोमेस्टिक सेल्स ओवरऑल 17% बढ़ती हुई दिखाई दी। और इनके केस में एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर कायम है। 20% तक की गिरावट एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है टीवीएस मोटर के केस में। अब आते हैं रॉयल एनफील्ड पर। रॉयल एनफील्ड में एक्सपेक्टेशन थी 74,000 यूनिट्स बेचने की। 73,117 यूनिट्स की है। 32% का इजाफा टोटल यूनिट सेल्स में। एक्सपोर्ट्स इनके केस में भी दबाव में है और घरेलू बिक्री में करीब 42% तक का इजाफा देखने को मिला है। 66,000 गाड़ियां भारत में ही बिकी हैं। अब आते हैं अशोक लेलैंड, और अशोक लेलैंड के केस में 14,700 यूनिट्स कंपनी की तरफ से बिकेंगी, यह अनुमान था। उसके सामने 15,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं, यानी कि 13% का इजाफा कुल बिक्री में देखने को मिला है। इनमें ब्रेकअप अगर आप देखेंगे, एमएचसीवी बिजनेस में 17.5% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एलसीवी सेल्स थोड़ी सी फ्लैट जरूर दिखाई दे रही हैं। ये हैं चारों ऑटो सेल्स नंबर्स जिन पे आज खुलते ही रिएक्ट करना है। टू सम इट अप, हीरो मोटोकॉर्प बहुत कमजोर, अशोक लेलैंड खासी मजबूत, टीवीएस मोटर्स कमजोर, और जहां तक आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड है, इन लाइन है। एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली कम है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अच्छा नंबर लग रहा है, तो इन लाइन के। तो ये 4 रिएक्शंस हैं। हीरो मोटोकॉर्प दिक्कत में है भाई साहब। 12% साल दर साल सेल्स गिरती है, जब अक्रॉस इंडस्ट्री सेल्स ठंडी हो सकती है, लेकिन सबकी ग्रोथ के आंकड़े आए और ये ब्लेम कर रहे हैं वेदर को। हो सकता है सब लोग, गाबा सर ऐसा है क्या, सब हाल हाल बुक करने चले गए, भूल गए स्प्लेंडर वगैरह को? क्या करें, बस ऐसा ही हो सकता है। हार्ली डेविडसन के बहुत प्रेमी हैं यहाँ पर, मैं बताता हूँ। पता है मुझे। अच्छा ये बात आपने जो बुक करी है। हाँ, इसमें एक चीज बताता हूँ मैं, क्योंकि ये तो पिछले क्वार्टर के नंबर्स हैं। पिछले मंथ के नंबर्स हैं। जून में थोड़ी मानसून डिफिशियंसी थी, लेकिन जुलाई में तो मानसून ठीक ठाक होना शुरू हो गया था। तो इनफैक्ट जुलाई ने तो पूरी मानसून डिफिशियंसी को पॉजिटिव में भी लेकर आ गया। तो इसके लिए शायद इस नंबर को मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव में लेगा। प्लस वो जो कल मामला आया वो ईडी वाला, वो भी थोड़ा सा, हालांकि वो लिस्टेड कंपनी पर इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन आशीष, ये बात सही है कि मार्केट का फोकस इस समय सिर्फ वो हार्ली को लेकर है, लेकिन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी तो अच्छा करना चाहिए। वो अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो और ये स्टॉक चल भी चुका है काफ़ी, तो देख लेते हैं आज किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन मुझे लग रहा है लोअर लेवल पर बाइंग आएगी। यहाँ पिछली बार भी जब ये वो ईडी वाला मामला आया था, लोअर लेवल से स्टॉक काफ़ी घुमा था। तो लोअर लेवल मुझे लग रहा है कि शायद एक बाइंग आएगी, क्योंकि यहाँ डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो कुछ लोग सिर्फ डिविडेंड के लिए लेते हैं इसको, लेकिन ये नंबर खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जुलाई में ये कह रहे हैं भाई कि कई इलाकों में बहुत बारिश हुई, फ्लड्स आ गए थे, तो इस चक्कर में दिक्कतें आई। कई लोग इनके स्टोर्स तक पहुंचे नहीं, डीलरशिप में फुटफॉल्स गिर गए, ऐसा इनका एक्सप्लेनेशन है उस बहुत कमजोर नंबर्स पे। पर आई एम श्योर इंडस्ट्री वाइड ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इंडस्ट्री ने तो फिर भी इतने बुरे नंबर नहीं दिए। खैर गावा सर, हाँ सॉरी, एक तो ये बताओ, जैसे इसका कॉम्पिटिटर रॉयल एनफील्ड है, उसकी एक बाइक आती है, सिर्फ एक ही सीट रहती है, पिलियन के लिए सीट नहीं रहती। आपने जो बुक करी उसमें मेरा इंतजाम है कि नहीं है? और दूसरा, हीरो मोटोकॉर्प की चार्ट है कैसी? मेरा साउंड क्रैक हो रहा है, प्लीज। ऐसी होता है, जब मैं जो बिठाने का टाइम आया तो साउंड क्रैक हो रही थी। चार्ट कैसी लग रही है आपको हीरो मोटोकॉर्प की? हीरो मोटर का चार्ट थोड़ा वीक नजर आता है। अपर रीजन पे सेलिंग है, 3225 के करीब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। थोड़ा डिप पॉसिबल है, 3000 तक सपोर्ट मिल सकता है, तो ठीक है। थोड़ा डिप पॉसिबल है, क्योंकि काफी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है अपर रीजन हीरो मोटर में। ठीक है, थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। अब कल तो मूड बिगड़ा ही हुआ था, ओवरहैंग तो था ही था इस स्टॉक पे भी, और आज देखते हैं नंबर्स पे किस तरह का रिएक्शन आता है। अच्छा, एस्कॉर्ट्स पे सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट प्लीज खींच के लाइएगा। एस्कॉर्ट्स का भाव दिखाइएगा पहले।
सेल की रेटिंग 2002 रुपए का लक्ष्य है। ये खड़ा हुआ इस समय 2560 पे, तो मीनिंगफुल डाउनसाइड नजर आता है। इनका कहना है बात तो सब ठीक ही कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मार्जिन्स इंप्रूव हुए अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। मेरे पास रैशनल नहीं इन्होंने क्यों इस तरह का सेल रखा है, लेकिन हाँ शायद ये कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव है ये स्टॉक अभी भी। खैर ठीक है, दबाव में आएगा, देखते हैं इसका बिहेवियर। एस्कॉर्ट्स के आंकड़े तो ठीक ही है, मिले जुले, छोड़ देते हैं, रिएक्शन देखेंगे स्टॉक का कैसा रहता है। अगला जिसको हमने बिग स्टॉक्स में डिस्कस भी करा था, चोलमंडलम। चोल के नंबर्स आए और मेरे ख्याल से 3:29 पे मेरा आई डाउट कोई रिएक्ट कर भी पाया होगा नंबर्स पे, इसीलिए मेंशन करना और बातचीत करना जरूरी। हर्षदा नंबर्स कैसे थे? नंबर्स की अगर बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 26% तक की बढ़त आपको दिखाई देगी। 710 करोड़ का आंकड़ा आया है। हालांकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ये 787 करोड़ पर आएगा। ब्याज से आय उम्मीद से बेहतर जरूर आई है, 30% तक की ग्रोथ, 2127 करोड़ का नंबर। डिस्पर्सल्स के आंकड़े पर अगर आप ध्यान देंगे तो 20,000 करोड़ का डिस्पर्सल देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर 50% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर प्रेशर में है, ये करीब 5% की गिरावट नजर आ रही है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दोनों क्वार्टरली और एनुअलाइज्ड बेसिस पर इंप्रूव होकर करीब 1.22 लाख करोड़ के आसपास आ चुके हैं, लेकिन दिक्कत है मार्जिन्स को लेकर। 11 क्वार्टर के लो पर दरअसल चोला के मार्जिन्स आते हुए दिखाई दिए हैं, 7.3% पर है। पिछले साल इसी तिमाही करीब 8% के आसपास थे, और अगर आप Q4 से कंपेयर करें तो ये 7.8% से घटकर 7.3% पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसेट क्वालिटी में हालांकि थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है। 4.63% से ग्रॉस एनपीए घटकर 4.3% पर आया, माइल्ड गिरावट देखने को मिल रही है। नेट एनपीए भी 3.11% से घटकर अब 2.77% पर है। ये है भाई भरोसा, लेकिन ब्रोकरेज का बना हुआ है, सॉलिड पेडिग्री, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़े से कमजोर साइड में नंबर्स आएंगे, पर उस एक्सपेक्टेशंस पे भी खरा नहीं उतरा है। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट तो है इसकी क्वार्टरली अर्निंग से। ऐसे में चतुर्मोता साहब, ये है क्या पोर्टफोलियो में आप लोगों के, क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल आशीष जी, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, और जो आपने कहा कि एक तो स्ट्रॉन्ग पेडिग्री मैनेजमेंट की, जिस तरह का क्रेडिट ग्रोथ इन्होंने दिखाया और एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हमेशा इन्होंने बहुत ही अच्छी रेजिलियंस दिखाई है, तो उसके चलते ये माना जाता है कि कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग के अंदर में जो बेस्ट प्ले है वो चोलामंडलम फाइनेंस है। एंड ऑब्वियसली वैल्यूएशन इसी वजह से थोड़े महंगे भी रहते हैं। अगर से इसका कंपैरिजन आप श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक से करें तो ऑलमोस्ट एक सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन गैप देखने को जरूर मिलता है, बट एट द सेम टाइम जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी काफी स्ट्रांग रहती है। तो मेरे हिसाब से क्लियरली एक बाय ऑन डिप का कैंडिडेट रहेगा, और ऑलरेडी रिजल्ट के पहले ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने पुराना ऑल टाइम हाई 1220-30 के आसपास बनाया था, वहां से ऑलरेडी 100 रुपए नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आती। इनफैक्ट एनी डिप जो टुवर्ड्स 1100 की तरफ जाती है तो वो बाय ऑन डिप के तौर पर देखना चाहिए, और इवेंचुअली 1240-1250 के लक्ष्य आने वाले कुछ समय में चोलामंडलम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ये व्यू है भाई चोलामंडलम पे, इस पे बातचीत भी हुई थी। मैनेजमेंट की कमेंट्री अब कीनली अवेटेड, उसके बाद डिसाइड करेगा। शायद हो सकता है शेड ऑफ रेट के साथ खुले, पर कमेंट्री के ऊपर सारा दारोमदार होगा। ब्रोकरेजेस सारे लक्ष्य जो आए हैं सब मौजूदा भाव से अच्छे खासे, नहीं दिखाइए 1130 पे चल रहा है। डॉक्टर साहब वो दिखाइए प्लेट्स, आपने ब्रोकरेज के अपडेट्स दिए थे। 1350 रफ टारगेट है, 1350 तक के रफली टारगेट्स है नहीं, एक नीचे भी है, ठीक है। तो मोटा मोटी यहाँ पे या फिर यहाँ से ऊपर के लक्ष्य आते हुए गुड बैड अगली कर लिए जाए। चोल के तो नंबर्स अलग से डिस्कस कर लिए, अब बाकी के सारे रिजल्ट्स को कैटेगराइज कर लेते हैं अच्छे पस्त बुरे के हिसाब से। हर्षदा कैसे, कौन कौन से नंबर्स, कितने नंबर्स? थर्मैक्स के साथ शुरुआत करेंगे। हाँ। मुनाफा थोड़ा सा फ्लैट आपको दिखाई देगा, लेकिन ऑपरेशनली अच्छी तिमाही उभर कर आई है। 758.9 करोड़ के आसपास तक का प्रॉफिट का आंकड़ा, रेवेन्यू में 17% का इजाफा, लेकिन 37% से ज्यादा की ग्रोथ दरअसल इनके एबिट में देखने को मिली है। 132 करोड़ का एबिट कंपनी ने पोस्ट किया, और मार्जिन्स में लगभग 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 6.8% के मार्जिन्स आए हैं।
ऑर्डर बुकिंग में 11% का इजाफा, ऑर्डर बैलेंस 10% बढ़ता हुआ, तो अच्छा क्वार्टर थर्मैक्स के लिए। थायरो केयर के नंबर्स अगर आप देखें, प्रॉफिटेबिलिटी पर क्लियरली प्रेशर देखने को मिल रहा है। 20% की गिरावट मुनाफे में देखी गई है। रेवेन्यू हल्का सा ग्रोथ दिखा रहा है 5% के आसपास, इबिटा 4% नीचे है, मार्जिन 25.4% पर है वर्सेस 28%, तो यहां पर भी प्रेशर बनता दिखाई दिया। कंपनी कह रही है कि एमसीजीएम की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा है उसका एक इंपैक्ट और ओवरऑल एपीआई बिजनेस में भी एक डिप देखने को मिला है। ये फिलहाल है आपके लिए स्थिति थायरो केयर की। सनसेरा इंजीनियरिंग अच्छा क्वार्टर निकल कर आया। नेट प्रॉफिट में 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। रेवेन्यू 24% बढ़कर आया है। इबिटा में आप देखेंगे तो 25% का इजाफा इस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, और मार्जिन स्टेबल रख पाने में कंपनी कामयाब रही है, तो ठीक ही नतीजे हैं इस कंपनी के। दालमिया भारत के नंबर्स, दालमिया भारत चीनी के नंबर्स पर अब बात करते हैं। मुनाफा 13% ऊपर है, लेकिन रेवेन्यू आपको 10% नीचे दिखाई देगा। इबिटा में भी नियरली 8 से 9% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनके मार्जिन्स इंप्रूव होकर 14% के आसपास आए हैं। यहां पर आपको देखना यह है कि जो शुगर के रेवेन्यूज है उनमें दबाव है, करीब करीब 16% की गिरावट, तो वहां से एक ड्रैग देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। लेकिन डिस्टिलरी बिजनेस में रेवेन्यू करीब 18% बढ़ता हुआ, और पावर बिजनेस में रेवेन्यू 30% बढ़कर आया है। उस लिहाज से ब्रेकअप ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा। बीकाजी फूड्स पहली तिमाही में रेवेन्यू में करीब 15% का ग्रोथ, 482 करोड़ का नंबर। मुनाफा आप देखेंगे 15 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स इंप्रूव होकर 13.6% पर आए, तो नियरली डबल होते हुए वो मार्जिन्स। और ओवरऑल कंपनी कह रही है कि एथनिक स्नैक्स के बिजनेस में रेवेन्यू 16% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पैकेज स्वीट्स में रेवेन्यू 10% बढ़ा। वेस्टर्न स्नैक्स में 19% की ग्रोथ है। पापड़ बिजनेस इनका करीब करीब 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो ये है इनके लिए ब्रेकअप। सिरमा एसजीएस पर भी नजरें रहेंगी। रेवेन्यू में 54% का इजाफा, 601 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा 10% बढ़कर आया, मुनाफा 66% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव है। 8.6% से घटकर मार्जिन्स 6% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ इनपुट कॉस्ट की भी बात कंपनी कर रही थी, तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ नतीजे हैं जिस पर आज स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये रिजल्ट्स हैं और इसका ब्यूटीफुल कैटेगराइजेशन भी हो गया है कैसे वो नतीजे थे। बीका जी तो वैसे अमित जी से पूछना था, अमित जी आज पैनल में है नहीं, तो सतपाल साहब बीका जी आप ही देख के बता दो। भुजिया सेब तो अच्छे लगते हैं मुझे, रिजल्ट भी अच्छे लग रहे हैं, चार्ट्स कैसे हैं? आशीष जी देखिए, चार्ट तो बढ़िया है, चार्ट में स्ट्रेंथ ही है। और इनफैक्ट मैं यही कहूंगा, जब तक ये 470, 470, 465 ये लेवल, ये जोन मेंटेन करता है, तब तक इसमें मंदी नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। एक बार अगर ये आज खुलने के बाद ये 490 के ऊपर खुलता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी रैली मिल सकती है। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे 520, 525 तक ये जा सकता है। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है। अगर डिप भी आता है तो जैसे मैंने कहा 470, 465 ये जोन होगा जहां से ये फिर से कवर होगा, तो इट्स अ बाय। बाय है, नतीजे बहुत सॉलिड है। पाम ऑयल की कीमतें जो गिरी उसका बहुत फायदा मिला है ऑपरेशनली इस कंपनी को। खैर, थर्मैक्स और मयूरेश, हमने ब्यूटीफुली कैपिटल गुड्स की तेजी को बुनाया है। आपने भी कई बार कैपिटल गुड्स स्टॉक्स की चर्चा करी थी। थर्मैक्स के नंबर्स अच्छे यार, 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन में एक्सपेंशन, ऑर्डर बुक एक्रीशन स्ट्रांग, पर स्टॉक ऐसा भी नहीं कि नहीं चला है, सारे के सारा सेक्टर बहुत अच्छा रीरेट होकर खड़ा हुआ है। थर्मैक्स अभी भी पसंद आता है या नहीं? नहीं, अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है आई थिंक एज अ स्पेस आई थिंक हैज डन एक्सेप्शनली वेल। स्पेसिफिकली आप एल&टी के नतीजे देखें, व्हिच इज द बेहेमथ फॉर द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जो नतीजे एल&टी ने पेश किए हैं, ऐसे लग रहा है लीविंग असाइड Q2, क्योंकि मॉनसून ड्रिवन क्वार्टर रहता है, सेकंड हाफ में भी एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया हो सकता है ये सारे कंपनीज के लिए। ऑर्डर बुक्स में और ज्यादा इजाफा हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, क्योंकि जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के आसपास है, दिसंबर के पहले और ऑर्डर विन्स आएंगे काफी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रोक इंफ्रा कंपनीज के लिए। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ऑर्डर विन्स का तड़के के साथ साथ जो एग्जीक्यूशन ही कंपनीज कर रही है विद बेटर मार्जिन्स, एक क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो जाएगा। थोड़ी वार्निंग सिग्नल्स ग्लोबल रिपोर्ट्स में कंपनीज लाइक एबीपी ने जरूर किए थे, बट मुझे लगता है अभी भी आई थिंक जो एक लार्जर स्ट्रक्चरल ट्रेंड है अर्निंग्स के हिसाब से, थर्मैक्स हो, सीमेंस हो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवन क्यूमिंस हो, यहाँ पे आई थिंक बरकरार रहना चाहिए विद इन द लार्जर नेम्स। ओके, चलिए, ये कैपिटल गुड स्पेस पे चर्चा, लेकिन आपको स्क्रीन पे जुड़ते हुए यतिन भी नजर आएंगे और आज फिर एक लार्ज ट्रेड की बात। लार्ज ट्रेड। गुड मॉर्निंग। कौन सा? गुड मॉर्निंग।
तो आज अगर हम बात करें तो कैंपस एक्टिववेयर ये शू कंपनी में आज एक ब्लॉक डील संभव है। सूत्रों की जानकारी के हिसाब से जो 80 लाख शेयर्स का ट्रांजैक्शन होगा वो नुआमा जो ब्रोकरेज है इन्होंने एक टर्म शीट फ्लोट की है। ऑब्वियसली अगर हम डील प्राइस की बात करें तो 295 से लेकर 300 के बीच में सौदा पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अगर हम 80 लाख शेयर्स की बात करें तो लगभग 240 करोड़ रुपए की वैल्यू का ये ट्रांजैक्शन आपको एक्सचेंज पे होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डिमांड थोड़ी मिक्स्ड है, ये देखा जाएगा कौन से प्राइस पॉइंट पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ता है। स्टॉक 52 वीक लो पे ऑलरेडी है, इनफैक्ट ऑल टाइम लो पे है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं ये 80 लाख शेयर्स जब बिकेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली सेलर का जो डिटेल है वो टर्म शीट में नहीं था, तो हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि वो प्रमोटर्स बेच रहे हैं या कोई प्राइवेट इक्विटी फंड बेच रहा है। लेकिन हाँ, 80 लाख शेयर्स की ये टर्म शीट की डिटेल जो है नुआमा ने अपने क्लाइंट्स को फ्लोट की है, तो कहीं ना कहीं आज ये सौदा होता हुआ आपको एक्सचेंजेस पे दिखाई पड़ सकता है। भाई साहब, कैंपस एक्टिववेयर रखिए रडार पे। ये डिमांड के बारे में आपने बताया नहीं। मिक्स्ड है डिमांड स्टॉक ही 52 वीक लो पे है। और ये वो ऐसा एक नया आईपीओ है जहां हमने शुरुआत में लिस्टिंग के टाइम ट्रैक्शन देखा था, लेकिन एकदम से ट्रैक्शन निकल गया है। स्टॉक 52 वीक पे ब्लॉक डील होनी मतलब डिमांड तो थोड़ी वीक ही है। स्टॉक की हालत भी देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो छोड़ देते, देखते लास्ट रेट कहां पे होता है। उसके बाद लास्ट रेट की चर्चा हुई, यूनिकेम लैब्स को रडार पे रखिए भाई साहब। 2 करोड़ 35 लाख शेयरों का बड़ा सौदा होता हुआ इस स्टॉक में। शायद वो एक्विजिशन होना इप्का, था ना, हाँ, इप्का वाला है। इप्का ने और ट्रैक्शन स्टॉक उठाया होगा। वही डील हुई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, छोड़िए फिर ये स्टॉक भी रखेंगे, स्क्रीन पे ऐड कर लीजिए। हर्षद साहब क्विकली जान ली जाए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। सुला विन्याज आज रेडार पर रहेगा आशीष। इनको महाराष्ट्र एक्साइज मिनिस्ट्री की तरफ से एक एक्साइज ड्यूटी का नोटिस हाथ लगा है। करीब 116 करोड़ की एक्साइज इनको शायद चुकानी पड़ सकती है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर। सफारी को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। स्टॉक में हाल फिलहाल में थोड़ा सा इंटरेस्ट देखने को मिला था, उस लिहाज से आप ध्यान दीजिएगा कि 1 अगस्त यानी कि कल से इन्होंने एक अपनी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। कैपेसिटी जो एनहांस की थी एक गुजरात की फैक्ट्री में, तो अब हर महीने 3,50,000 पीसेज एक मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई देंगे वर्सेस 2,25,000 यूनिट्स जो पहले मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो इस कैपेसिटी को इन्होंने साइजली बढ़ाया है। साथ ही साथ आज फाइजर पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर कंपनी जो ग्लोबल पेरेंट है फाइजर ने ग्लोबली कहा है कि वो इस पर्टिकुलर साल का फोकास्ट रेवेन्यू ग्रोथ का काट रहे हैं। नियरली 1% की कटौती, 6 से 8% का अब फोकास्ट आता हुआ दिखाई दिया है एक्स ऑफ कोविड प्रोग्राम्स। कंपनी बेसिकली कह रही है कि इन्होंने कल नतीजे पेश किए थे और वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, और उस दबाव के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि आगे आउटलुक हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्लियरली कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये अपने पहले गाइडेंस को मीट कर पाएंगे या नहीं। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। भाईती साहब क्विकली समझ तो गए होंगे आप, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष जी, स्टॉक सुलह विनयार्ड स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है। सुलह विनयार्ड, अरे मैं क्या, चलिए अच्छा बताइए, आप सुलह ही बता दीजिए। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ही चल रहा है, और जिस हिसाब से तेजी बनी हुई है, हमें लगता है कि आज अगर गिरावट मिलती है तो थोड़ा सा शायद बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, बट थोड़ा वेट एंड वॉच पे ही रखे, कितना सेटल और डाउन होता है 11 बजे के बाद ही इसमें कोई ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। ओके, अच्छा इस बीच मानस क्विकली पीवीआर देखिएगा। पीवीआर पे 2 बढ़िया रिपोर्ट्स हैं। सीएलएसए 2015 का लक्ष्य, एचएसबीसी आउट परफॉर्म नहीं, हाँ 1920 का लक्ष्य है एचएसबीसी। दोनों बहुत सॉलिड रिपोर्ट्स हैं और सब कह रहे हैं, एक तो हॉलीवुड को लेकर जो कलेक्शंस हो रहे हैं, और यहां पे बॉलीवुड का जिस तरह का कंटेंट लाइनअप है और शायद स्टेबलाइज हो चुका है बॉलीवुड, वो सब पॉजिटिव है। पीवीआर आइनॉक्स खड़ा कैसा है मानस? देखिए चार्ट पे भी काफी बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि 1375 के आसपास बॉटम बना, हायर टॉप हायर बॉटम सब दिखने लगे हैं। स्टॉक ने कल अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच कर लिया है, और जो पूरा क्रैक हमने 2200 रुपए से देखा था 1350 तक, आई थिंक उसको करेक्ट करेगा और शायद 50% तक करेक्ट कर जाए। तो मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ, और मेरा समझना है कि अगर एक पोजीशन ट्रेड लिया जाए और आपके पास 2 से 3 मंथ का समय हो, तो 1750 से लेकर 1800 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, हर गिरावट पे खरीदारी करिए जब तक 1450 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे तब तक। हर गिरावट में खरीदारी करिए, पोजिशनली तेजी करने का मन। ब्रोकरेजेस बुलिश। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं, शुरुआत करेंगे
पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।